नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। तो यह पाठ वेस्ट बंगाल बोर्ड के कक्षा 10 के भूगोल का पहला पाठ है, जो है वर्हीजात प्रक्रियाओं के ऊपर। तो वर्हीजात प्रक्रियाएं मुख्यतः 3 रूप से होती हैं। पहला नदी द्वारा, दूसरा हिमनद द्वारा और तीसरा वायु द्वारा। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे नदी के कार्य, जो कि नदी द्वारा होती है। तो सबसे पहले नदी जान लेते हैं, नदी क्या है, नदी किसे कहते हैं। तो कोई भी विशाल जल राशि जो कि पर्वतीय या पठारी इलाके से बहती हुई किसी सागर या झील में मिलती है, उसे नदी कहते हैं। जैसे कि ये नक्शे में हम लोग गंगा नदी को देख रहे हैं, भारत के नक्शे में। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? जो भी नदी जिस स्थान से निकलती है उसे उस नदी का उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे कि गंगोत्री हिमनद है गंगा नदी का उद्गम स्थल। अब आते हैं प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र किसे कहते हैं? तो वह नदी जिन क्षेत्रों से बहती हुई जाती है उसे उस नदी का प्रवाह क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र यह पूरा इलाका है। इन इलाकों में गंगा नदी का पानी होते हुए जाता है। यहाँ पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ, तो यह गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। अच्छा, अब आते हैं मुहाना। मुहाना उस इलाके को कहते हैं या उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर नदी समुद्र से गिरती है। अच्छा, समुद्र में मिलती है। जैसे कि गंगा नदी का मुहाना यहाँ हो गया बंगाल की खाड़ी के पास। सहायक नदी वे नदियाँ हैं जो उस नदी में आकर मिलती हैं। जैसे कि गंडक, घाघरा, सोन नदी, ये सब गंगा नदी की सहायक नदियाँ, वे नदियाँ यहाँ पर गंगा में आकर मिल रही हैं। और साथ ही शाखा नदी वे नदियाँ हैं जो नदी मुख्य नदी से दूसरी जगह निकलती हैं, मुख्य नदी से अलग होकर दूसरी जगह जाती हैं। जैसे कि हुगली नदी गंगा नदी की शाखा नदी है। अच्छा, दोआब। दोआब उस क्षेत्र को कहते हैं जो दो नदियों के बीच आता है। दो नदियों के बीच आने वाली भूमि को दोआब कहते हैं। जैसे गंगा और यमुना का दोआब का इलाका है ये इलाका है गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र, जिसे दोआब कहते हैं। और जल विभाजक वह क्षेत्र होता है जो दो नदियों को अलग करता है। जैसे अरावली पर्वत जो कि यहाँ पर है, वह गंगा और सिंधु नदियों को अलग करता है, तो वह गंगा और सिंधु के लिए जल विभाजक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो नदी के कार्य। तो नदी मुख्यतः 3 रूप से कार्य करती है। पहला है अपर्दन। अपर्दन का मतलब है तेज गति से के कारण चट्टानों की तोड़फोड़। नदी जब पर्वतीय भाग में से होकर गुजरती है तो वहाँ पर वह काफ़ी तेज गति में रहती है, जिसके कारण वह वहाँ पर मिट्टी की काफ़ी कटाई करती है, मिट्टी चट्टानों की काफ़ी कटाई करती है। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं अपर्दन। इसके बाद से अगला प्रक्रिया आता है जिसे हम लोग परिवहन कहते हैं। अब वह जो टूटी फूटी चट्टानें हैं जिसको नदी का पानी अपने साथ ले जा रहा है, उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्रिया को ही अब परिवहन कहते हैं। और यह क्रिया मेनली मैदानी या पठारी भागों में होता है। और अगला और अंतिम नदी का कार्य है निक्षेपण। निक्षेपण का अर्थ है अवसादों को मुहाने के पास एकत्रित करना। यह मुख्यतः मैदानी या तटीय भाग में होता है जहाँ पर नदी समुद्र से मिलने वाली होती है। तो यह 3 मुख्यतः नदी के कार्य हैं। तो शुरू करते हैं अपर्दनात्मक कार्य से, यानी अपर्दन के द्वारा होने वाले कार्य और उससे बनने वाली स्थलाकृति। तो सबसे पहले इस चित्र को गौर से देखिए। एक नदी है जो कि पहाड़ों से बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही है। और यह नदी बिल्कुल अपने बाल्य अवस्था जिसको कहा जाता है, बिल्कुल एकदम शुरुआती अवस्था में है। पर्वत से बिल्कुल निकल ही रही है, उद्गम स्थल से निकल रही है। तो पहला जो स्थलाकृति नदी बनाती है अपने अपर्दनात्मक कार्य से, माने कि चट्टानों के तोड़ फोड़ के द्वारा, वह है वी आकार की घाटी। तो वी आकार की घाटी किस तरह से बनती है? तो पहाड़ी भागों में नदी अपनी तेज गति के कारण किनारों के मुकाबले तली का अधिक कटाव करती है। तो आप सभी को पता है कि पानी मुख्यतः जहाँ पर उसका भार अधिक रहता है वहाँ पर मुख्यतः वो ज़्यादा कटाव करेगा। तो नदी जब किसी पहाड़ी इलाका से होकर गुजरती है तो अपने तली यानी बिल्कुल अपने नीचे वाले भूभाग को ज़्यादा काटती है अपने किनारों के मुकाबले। इस कारण से वह भूभाग तो वी आकार की तरह हो जाता है, नीचे ज़्यादा गहरा हो जाता है और किनारे में अपेक्षाकृत गहराई कम होती है। तो इन घाटियों को वी आकार की घाटी कहते हैं। आपको पर्वतीय इलाके में ऐसी घाटियाँ बहुत सारी मिल जाएंगी। उसके बाद से आता है अगला अंतर्ग्रथित स्कंध। अंतर्ग्रथित स्कंध एक तरह का पैटर्न है। पैटर्न कहने का अर्थ एक तरह का चित्र आप कह सकते हैं इसे।
इसमें एक पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं, बिल्कुल ऐसे। ये नदी के सर्पीले आकार के कारण ऐसा लगता है कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ से बिल्कुल ताले चाबी की तरह जुड़ा हुआ है। नदी पहाड़ी भागों में मुलायम चट्टानों को कठोर चट्टानों से अधिक कटाव करती है, जिससे वे सर्पीले आकार में बहती है और पहाड़ एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। तो इसी स्थिति को इसी चित्र को या फिर इसी अवस्था को बोलते हैं अंतर्ग्रथित स्कंध। अब आता है गॉर्ज। गॉर्ज का नाम काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। गॉर्ज क्या है? तो तली पर अधिक कटाव के कारण नदी की घाटी अधिक गहरी और संकीर्ण हो जाती है। अब नदी जब वी आकार की घाटी बना रही है तो आगे चलने के बाद से वह उस घाटी को और ज़्यादा गहरी करती जाती है। तो इस कारण से वह घाटी जो है वो गहरी और संकीर्ण, संकीर्ण का अर्थ है बहुत पतला, पतला कहने का अर्थ है कि बहुत ही ज़्यादा इस यहाँ पर गहरा हो जाना, गहरा होना और बिल्कुल चौड़ा ना होना, बिल्कुल पतला होना, बिल्कुल पहाड़ से नीचे चोटी जिस तरह से दिखाई देते एकदम दो पहाड़ों के बीच की घाटी, बिल्कुल उसी तरह से। तो उस स्थलाकृति को गॉर्ज कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे सिंधु नदी का गॉर्ज, ये जो एरिया है यह सिंधु नदी का गॉर्ज है। अब आते हैं अगला। ये देखिए, यह चित्र देखने से लग रहा है कि देखने से तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन यह चित्र काफ़ी एक तरह से खतरनाक भी है। और यह चित्र है ग्रैंड कैनियन का, विश्व के सबसे बड़े कैनियन का। अब यह कैनियन क्या है? तो कैनियन गॉर्ज का बड़ा और विस्तृत रूप है। जैसे कि हमने उस सिंधु नदी में देखा कि गॉर्ज, उसने भी गॉर्ज बनाया है, लेकिन वह उतना बड़ा नहीं है अगर कैनियन से मुकाबला किया जाए तो। लेकिन कैनियन गॉर्ज का बड़ा रूप है और इस पर कोई ये नहीं है। और विश्व का सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है, जो कि कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। इसके बाद से नदी आगे बढ़ते हुए जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात हम लोग सभी सुने ही हैं, कैसा होता है? तो देखिए इस तरह से नदी की जलधारा किसी जगह पर बहती हुई अचानक बहुत ऊंचाई से जब नीचे गिर जाती है तो उसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। उदाहरण के तौर पे एंजल जलप्रपात जो कि कैरो नदी पे है, वो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसकी ऊंचाई लगभग 959 मीटर है, मतलब कि 1 किलोमीटर की लगभग की ऊंचाई से जल नीचे गिरता है वहाँ पर। सोच सकते कितना बड़ा है वो। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, 253 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये सारवती नदी पे है, कर्नाटक में। ये नीचे वाला चित्र जो है ये वाला, ये है जोग जलप्रपात का चित्र। तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब जलप्रपात के क्या कारण है? क्यों नदी अचानक एक तो बड़े ऊंचे जगह से अचानक नीचे गिर जाती है? तो कारण ये रहे। तो जलप्रपात होने के कारण या फिर जलप्रपात होने के वजह कई तरीके के हैं, जिनमें मुख्य वजह है जो है वो कठोर और मुलायम चट्टानों का क्षैतिज श्रृंखला में होना। क्षैतिज श्रृंखला का मतलब एक के ऊपर एक, जैसे कि इस चित्र में आप लोग देख रहे होंगे, ये हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक जहाँ पर दिखा हुआ है। यहाँ पर जो हार्ड रॉक है और उसके ठीक नीचे सॉफ्ट रॉक है, यानी कि कठोर चट्टान है, उसके ठीक नीचे मुलायम चट्टान है, उसके बाद फिर से कठोर चट्टान आएगी। तो जब नदी इस कठोर चट्टान के ऊपर से बहती है तो वो कठोर चट्टान को उतना तेज़ी के साथ अपर्दन नहीं करती है, उसके उतना तेज़ी से कटाव नहीं करती है। लेकिन कहीं अगर हल्का सा भी वह नदी कठोर चट्टान को कटाव करते हुए अगर मुलायम चट्टान के ऊपर पड़ती है तो वो मुलायम चट्टान का बहुत ही तेज़ी के साथ कटाव कर देती है, बिल्कुल जैसे कि यहाँ पर इस जगह पे हुआ है। कटाव करते करते वो बिल्कुल नीचे चली जाती है अचानक। तो ये कठोर चट्टान पर नदी रहती है और अचानक मुलायम चट्टान पर आते ही वो बहुत तेज़ी से उसका कटाव कर देते हैं और नीचे चली जाती है। तो यहाँ से नदी पूरी की पूरी गिरने लगती है। इसे ही हम लोग जलप्रपात कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है जलगर्तिका। जलगर्तिका क्या है? तो देखिए इस तरह की स्थलाकृति को कहते हैं जलगर्तिका। गर्त का मतलब होता है गड्ढा। जल के अंदर बढ़ने वाला या फिर नदी के अंदर बढ़ने वाले गड्ढे को हम लोग जलगर्तिका कहते हैं। अब जलगर्तिका किस तरह के होते हैं? तो नदी के तली में कठोर एवं मुलायम चट्टानों में मुलायम चट्टानें जल्दी अपरदित हो जाती हैं और कठोर चट्टानें वैसी की वैसी ही रह जाती हैं। इससे जलगर्तिका निर्माण होता है। अब नदी के अंदर जिस जगह से नदी प्रवाहित हो रही है वहाँ पर कठोर चट्टानें भी हैं, मुलायम चट्टानें भी हैं। अब नदी के अंदर जल का बहाव है, नदी के अंदर जल का बहाव है,
और मुलायम चट्टाने भी हैं, कठोर चट्टाने भी हैं। तो वो बहाव और साथ ही साथ जो नदी ऊपर से तोड़ छोड़ के लाई है पत्थर, उसके कारण क्या होता है, मुलायम चट्टाने बहुत तेज़ी के साथ वहाँ से अपरदित होकर निकल जाती हैं, लेकिन कठोर चट्टाने जैसे की तैसे पड़ी रहती हैं। जैसे कि यहाँ इस जगह पर हुआ है, यहाँ पर कोई मुलायम चट्टान हुई रही होगी जो कि कट चुकी है, और अब ये सिर्फ कठोर चट्टान ही बची हुई है। इस कारण से नदी के बीच बीच में ऐसे बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देते हैं, इन्हें ही जलगर्तिका कहते हैं। तो ये था हम लोग का अपरदनात्मक कार्य, नदी के अपरदन के कारण बनने वाली सारी स्थलाकृतियाँ, जिनमें वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलप्रपात और जलगर्तिका मुख्य है। अब आते हैं हम लोग परिवहनात्मक कार्य में, यानी नदी जब अपने अवसादों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती रहती है, तब वह किस प्रकार के कार्य करती है। तो ये देखिए, किसी पंख की तरह यह दिखाई दे रहा है, बहुत ही खूबसूरत स्थलाकृति है, इसे हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। क्या है यह? तो नदी जब पहाड़ से नीचे की तरफ अचानक मैदानी अवस्था में आती है, तो उसकी गति अचानक से मंद हो जाती है। अब वह नदी जो पहले बहुत तेजी के साथ बह रही थी और बहुत सारे अवसादों को लेकर आ रही थी, अचानक उसकी गति मंद होने से वह क्या करती है, अपने किनारों में कुछ कुछ मात्रा में अवसाद जमाने लगती है। जब अपने किनारे में कुछ मात्रा में अवसाद जमाने लगती है, तो वह आकृति कुछ इस तरह से बन जाती है, जिसे हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं, क्योंकि वह जो मिट्टी लेके आती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है और जलोढ़ मिट्टी होती है वो, इसलिए उसको हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं। अब ये देखिए नदी किस तरह से बह रही है, ऐसे एक आकृति आपने देखी ही होगी, और यह अमेजोन नदी के बारे में आपने सुना होगा, उसका चित्र है यह। तो यह बिल्कुल सांप की तरह लग रहा है, इसका नाम भी उसी तरह से नदी मोड़ या फिर इसको विसर्पण कहते हैं, नदी का सांप की तरह बहना। अब नदी सांप की तरह क्यों बहती है? तो इसमें भी कठोर चट्टान और कोमल चट्टान का बात है। कैसे? तो नदी जब बहती है अपने मार्ग में, तो वो क्या करती है, उससे कठोर चट्टान भी मिलते हैं, कोमल चट्टान भी मिलती है। तो वह कोमल चट्टानों को काटते हुए आगे बढ़ जाती है, कठोर चट्टानों को छोड़ देती है। अब कोमल चट्टान एकदम सीधी तो मिलेगी नहीं, इधर उधर मिलेंगी, तो वो क्या करेगी, अब कोमल चट्टान को काटते हुए बढ़ेगी, कठोर चट्टान को छोड़ देगी। इस कारण से वह नदी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, इसे ही नदी विसर्पण कहते हैं। अच्छा, अब आता है कुटढाल और स्कंदढाल। कुटढाल और स्कंदढाल क्या है? जब नदी विसर्पण के रास्ते से होकर बहती है, तो क्या होता है कि नदी का एक किनारा ज़्यादा ढालू का कहने का अर्थ है कि वह जो किनारा है उसका ढाल काफ़ी तेज हो जाता है, काफ़ी खड़ा किनारा रहता है, और दूसरा किनारा अपेक्षाकृत कम ढालू रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो नदी विसर्पण आकार से होकर बहती है, तो कुछ इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर नदी ज़्यादा प्रवाह नहीं कर रही, लेकिन इस किनारे पे वो सीधे जाकर टक्कर मारे, जिस कारण से वहाँ पर वो ज़्यादा कटाव करेगी। फिर नदी इधर आएगी, सीधी जगह पर वो ज़्यादा कटाव करेगी, क्योंकि वहाँ पर वो सीधे मुड़ रही है, मुड़ने के कारण वो वहाँ पर सीधे टक्कर मारेगी, जिसके कारण वहाँ पर ज़्यादा कटाव होगा और वह किनारा ठो ढालू हो जाएगा। और ये उसके विपरीत वाला किनारा, जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये कम ढालू है। तो इसी कारण से ये जो कम ढाल वाला इलाका है उसी को कुट ढाल कहते हैं, और ये जो ज़्यादा ढाल वाला इलाका है उसको स्कंद ढाल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह है गोखुर झील। देखिए झील जैसा लग रहा है, कैसे बनता है ये? तो यह विसर्पण के कारण बनता है। जैसे कि बहुत दिनों तक नदी एक विसर्पण वाले रास्ते पे बहती है, जैसे कि यह नदी पहले कुछ इस तरह से बही होगी, कुछ इस तरह से नदी वो बही है, लेकिन बहुत दिनों से बहते बहते अब वो नदी क्या करती है, जिस कठोर चट्टान के कारण उस नदी को ऐसे विसर्पण बन के बहना पड़ रहा था, उसे धीरे धीरे कई सालों में वो धीरे धीरे करके काट देती है। काटने के कारण अब वह नदी का मार्ग डायरेक्ट सीधा ऐसे हो जाता है। तो जब नदी को इसी तरह से सीधे मार्ग मिल जाता है, तो वो इस एरिया में बहना छोड़ देती है। तो यह एरिया इस तरह से बंद हो जाता है, इसमें नदी का पानी आना बंद हो जाता है, थोड़ा बहुत पानी जो रहता है, तो यह झील की तरह हो जाता है। इसे ही गोखुर झील कहते हैं। गोखुर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नदी का जो आकृति है, ये देखिए गाय के खुर की तरह है, गाय के पैर का निचला भाग या फिर घोड़े के पैर का निचला भाग उसकी तरह है बिल्कुल, तो इसीलिए इसको गोखुर झील कहते हैं। अच्छा, बाढ़ का मैदान। अब नदी जब मैदानी इलाके में बहती है, तो कभी कभी बारिश के दिन में अधिकतर बाढ़ आ जाती है, नदी में पानी ज़्यादा हो जाता है, तो नदी का जल क्या होता है, अपने किनारों को
पार करके आसपास के इलाके में फैल जाते हैं। फैलने के साथ साथ क्या होता है, नदी के साथ जो अवसाद होते हैं वो भी उस इलाके के मैदान में जम जाते हैं, और नदी का पानी जब हट जाता है वहाँ से, तो वहाँ पर एक तो नया मैदान का उत्पत्ति होती है, जिसे हम लोग बाढ़ का मैदान कहते हैं। यह बाढ़ का मैदान काफ़ी उपजाऊ होता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब के जो इलाके के जो गंगा के किनारे के जो मैदान हैं, ये सब बाढ़ का मैदान ही है। इस कारण से वहाँ पर आपने खेती देखी होगी, कितने बेहतरीन खेती होती है। और अब आता है प्राकृतिक तटबंध। जब नदी कई सालों तक इसी तरह से अपने मैदानी इलाके से बहती रहती है, तो वो कुछ मात्रा में, ज़्यादा निक्षेपण नहीं करती, कुछ मात्रा में अपने तट पर निक्षेपण करती रहती है। साथ ही कभी कभी कटाव भी करती है जब उसका धारा तेज हो। तो ये निक्षेपण करने के कारण नदी के तट पर एक तटबंध की तरह आकृति बन जाती है। प्राकृतिक तटबंध ये खुद से बनता है इसलिए। तो यह है वो प्राकृतिक तटबंध, इसे ही हम लोग प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। नदी अपने साथ लाए गए अवसादों को धीरे धीरे करके अपने तट पर किनारों पर जमा करती है, जिससे उसके तट के किनारे प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं। वही है प्राकृतिक तटबंध। तो ये थे हमारे परिवहनात्मक कार्य, जिसमें गोखुर झील, विसर्पण, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान, जलोढ़ पंख, ये सब मुख्य है। अब आता है नदी का अंतिम कार्य, जिसे हम लोग निक्षेपणात्मक कार्य कहते हैं। तो ये देखिए, एक समुद्री इलाका का ये है। असल में यह एक मुहाना है, यह नदी है जो कि एक समुद्र में यहाँ पर मिल रही है। तो यहाँ पर देखिए, नदी सीधी आई, सीधे चली गई समुद्र में, बिना कुछ बीच में बनाए। तो ऐसी जब स्थिति होती है तो हम लोग उसको एस्चुअरी कहते हैं। क्या है एस्चुअरी? नदी जब अपने मुहाने पे कोई भी डेल्टा नहीं बनाती है तो उसे एस्चुअरी कहते हैं। उदाहरण के तौर पे नर्मदा नदी का मुहाना, भारत के दक्षिण में नर्मदा नदी है, वो अपने मुहाने पे किसी भी तरह का डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यही है नर्मदा नदी का मुहाना एक एस्चुअरी का उदाहरण है। अब क्या शर्त होनी चाहिए एस्चुअरी के लिए? तो सबसे पहला शर्त होना चाहिए कि मुहाना अत्यधिक ढालू होना चाहिए, जिससे नदी का वेग अत्यंत तेज हो। अन्यथा नदी का वेग अगर धीमा होगा तो वह अपने साथ जो अवसाद लाई होगी वह उसे किनारे पर जमा करने लगेगी, और जब वह अवसाद किनारे पर जमा होने लगेंगे तो नदी के मुहाने के बीच में मिट्टी उठ जाएगी, जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। और क्या, नदी छोटी होनी चाहिए जिससे वह अपने साथ कम से कम अवसाद लाए। अगर अवसाद अधिक होंगे तो निश्चित बात है कि वह वहाँ पर जमेगा ही, इसलिए नदी छोटी होनी चाहिए। और साथ ही नदी जिस सागर में मिलेगी वह वहाँ पर सागरीय धाराएं बहुत ही तेज होनी चाहिए। सागरीय धाराएं का मतलब सागर में जो ज्वार भाटा आता है उसके कारण भी मिट्टी का कटाव होता है। मिट्टी का कटाव और निक्षेपण उसमें भी होता है, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, सागर के निक्षेपण और अपरदन कार्य। तो जब वहाँ पर सागर का जो समुद्री धाराएं हैं वो तेज होगी तो वो वहाँ पर डेल्टा बनने ही नहीं देंगे। तो यह 3 मुख्य शर्तें हैं जो एस्चुअरी बनने में मदद करती हैं। और अब आता है दूसरा, जो कि है डेल्टा। ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी ऊपर से सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं डेल्टा की। ये जो क्षेत्र है ये सारा का सारा डेल्टा है। तो डेल्टा क्या है? नदी जब अपने मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण करने लगती है तो उसका मुहाना बंद हो जाता है। नदी की जलधारा कई भागों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि बीच बीच में मिट्टी उठ जाती है अवसाद के कारण। तो इसे ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सुंदरवन का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर बनाती हैं। शर्तें क्या होनी चाहिए? तो एस्चुअरी के लिए जो शर्तें थी उसके ठीक विपरीत, जैसे कि नदी का मुहाना कम ढालू होना चाहिए जिससे नदी का वेग कम हो। नदी का वेग कम होगा तभी वह अवसाद जमा पाएगी। अच्छा, नदी कम लंबी होनी चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक अवसाद अपने साथ ले जाए। नदी लंबी होनी चाहिए जिससे वह अधिक से अधिक अवसाद अपने साथ ले जाए। नदी अगर छोटी होगी तो वह कभी भी ज़्यादा अवसाद नहीं ले जा पाएगी। गंगा जैसी नदियाँ जो कि बहुत लंबी होती है, लगभग 1225 किलोमीटर की लंबी नदी है गंगा, वैसी नदी ही अधिक से अधिक अवसाद अपने साथ ले जा पाएगी और उसका निक्षेपण कर पाएगी वहाँ पर। और नदी जिस सागर में गिरती है वहाँ ज्वार भाटा की तरंगें कम होगी, तभी वह जो बने हुए डेल्टा हैं उसको नष्ट नहीं करेंगे। तो यह शर्तें हैं जिसके द्वारा डेल्टा बनता है। अब डेल्टा के प्रकार, डेल्टा 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। एक होता है त्रिभुजाकार डेल्टा, अधिकतर डेल्टा इसी प्रकार के होते हैं, अधिकतर नदियाँ इसी प्रकार के डेल्टा बनाती हैं। दूसरा है आपका चापाकार डेल्टा, यह चाप के आकार का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल चाप की तरह है यह। और यह डेल्टा सागर की ओर प्रगतिशील होता है, अर्थात कहने का मतलब है कि यह सागर में बनते रहता है। जैसे कि सुंदरवन का डेल्टा इसका बेहतरीन उदाहरण है, वह सागर में इसी तरह से बनते जा रहा है। और तीसरा है आपका
पंजाकार डेल्टा, जो बिल्कुल पक्षी के पंजे की आकृति का होता है। यह डेल्टा क्या है कि सागर में काफ़ी दूर तक जाकर बन चुका है, और यह उन नदियों में बनता है मुख्यतः जिनका वेग थोड़ा तेज होता है लेकिन अवसाद अधिक होते हैं। वेग तेज होने के कारण क्या होता है कि वो सागर में कुछ दूर तक चली जाती हैं, फिर जाकर निक्षेपण करती हैं, जैसे कि यहाँ पर निक्षेपण हुआ है। तो इन डेल्टाओं को कहते हैं हम लोग पंजाकार डेल्टा। मिसिसिपी नदी है एक, उसका डेल्टा इस आकृति पंजाकार डेल्टा का उदाहरण है। और अब आते हैं हम लोग अपने अंतिम प्रश्न पे या फिर अंतिम भाग पे, कि जो है ग्लोबल वार्मिंग वर्सेस सुंदरवन का डेल्टा। ग्लोबल वार्मिंग का सुंदरवन के डेल्टा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये चित्र देख सकते हैं, यह एक द्वीप का चित्र है जो कि अब धीरे धीरे डूब रहा है। तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब ग्लोबल वार्मिंग को पता ही है आपको कि ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा विश्व का तापमान बढ़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे सुंदरवन जैसे तटीय इलाकों के द्वीप जल में डूबते जा रहे हैं। अब जल में जो सुंदरवन के तटीय इलाके हैं जिन पे द्वीप बना है, सुंदरवन का डेल्टा है जो, वे सब नदी से बिल्कुल समुद्र से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर बने हैं। तो जब जल स्तर बढ़ेगा तो वो सारे के सारे डूब जाएंगे, उस सब में पानी आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। न्यूमर, घोड़ामारा जैसे द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे द्वीप समूह जिनका नाम है, जो कि अब पहले हुआ करते थे, लेकिन अब जब ये जल स्तर बढ़ रहा है तो धीरे धीरे अब ये गायब हो रहे हैं। इनमें से न्यूमर जो द्वीप समूह है, जब ये अस्तित्व में था, फिलहाल तो ये अस्तित्व में नहीं है, जब ये अस्तित्व में था तो भारत और बांग्लादेश दोनों इस पर दावा करते थे कि ये उनका द्वीप है। लेकिन अब क्या हुआ कि कुछ दिन बाद ये अभी हाल फिलहाल न्यूमर जो द्वीप है वो समुद्र में डूब गया, जल स्तर बढ़ रहा है इस कारण से अब ना रहा बांस ना बजेगी बांसुरी, वैसा केस हो गया। अच्छा, अगला है सुंदरवन के मैनग्रोव वनों का विनाश हो रहा है। अब आपको पता है कि सुंदरवन का इलाका पूरा नमकीन पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ पर एक तरह के पेड़ ही ज़्यादा उगते हैं जिनको मैनग्रोव कहते हैं। सुंदरी का पौधा इसका उदाहरण है, बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं। तो यह मैनग्रोव रॉयल बंगाल टाइगर और अधिक माने कई सारे जीवों के लिए बहुत उनका वास स्थान है। लेकिन जब ये द्वीप ही डूब रहे हैं तो मैनग्रोव वन का भी विनाश होगा, जिससे उनके अस्तित्व पर भी खतरा आएगा। और साथ ही साथ ये मैनग्रोव वन नष्ट होने से बंगाल की खाड़ी से हम लोग को पता है कि बंगाल और उड़ीसा के इलाके में काफ़ी सारे चक्रवात आते रहते हैं। तो ये चक्रवात मैनग्रोव वन और सुंदरवन का डेल्टा का इलाका क्या करता है, वहाँ पर काफ़ी अधिक पौधे हैं, तो ये क्या करता है, उस चक्रवात की गति को कम कर देता है, जिसके कारण ये जो बंगाल के इलाके हैं या फिर बांग्लादेश उड़ीसा के इलाके हैं वहाँ पर ये कम नुकसान पहुँचाते हैं ये चक्रवात। अब जब धीरे धीरे इन वृक्ष नष्ट हो जाएंगे तो ये काफ़ी जो चक्रवात का गति आगे कम हो जाता था, अब वह वही तेज गति से आकर बंगाल को उड़ीसा को हिट करेगा। तो इस कारण से पहले के मुकाबले और ज़्यादा क्षति होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग का इस तरह से प्रभाव पड़ता है सुंदरवन का डेल्टा पे। तो ये है नदी के कार्य, नदी के अपर्दनात्मक, परिवहनात्मक और निक्षेपण के कार्य। तो इस क्लास में इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग आपसे मिलेंगे जिसमें हम लोग हिमनद के कार्य पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।